Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we are going to discuss the second part of the lecture bronchial asthma जिसमें हम बात करेंगे इसकी पैथोजेनेसिस की, क्लिनिकल फीचर्स की एंड डायग्नोसिस। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले दिस इज अ फ्लो चार्ट डिस्क्राइबिंग द पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था दैट सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है, इन दोनों के मिलके अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, होता क्या है इसमें दैट एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स होती है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद TH2 सेल्स एक्टिवेट हो जाती है जो मास्ट सेल्स पे इफेक्ट डालती है एज एन अर्ली रिस्पॉन्स, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है किस चीज का? एयरवे का। ठीक है, तो ये तो था पहला तरीका कि अस्थमा अक्यूट अगर हो रहा है अर्ली रिस्पॉन्स में तो ऐसे होगा। लेट रिस्पॉन्स अगर हो रहा है तो इयोसिनोफिल सेल्स जो है वो एक्टिवेट होती है एंड वो फर्दर एयरवे का इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? अगर एयरवे में इन्फ्लेमेशन हो गया तो जो ब्रोंकाई है उसका कंस्ट्रिक्शन हो जाता है एंड दैट इज व्हाई एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाती है। और हाइपर रिस्पॉन्सिव होने के बाद ना सिर्फ अस्थमा बल्कि राइनाइटिस, अर्टिकेरिया जैसी प्रॉब्लम्स भी डेवलप कर सकती है। ठीक है, अब एयरवे का इन्फ्लेमेशन हो गया, यहाँ पर एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिव हो गई, उसके बाद एयरवे रीमॉडलिंग या फिर irreversible airway obstruction can also be observed। ठीक है, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिव होने के बाद इन्फ्लेमेशन के बाद उसको ठीक कर लिया जाएगा तो उसकी रीमॉडलिंग हो जाएगी, और ये एक टाइप का इररिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। वहीं पर अगर नॉर्मल एयरवे म्यूकोसा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। सो बेसिकली अगर एयरवे रीमॉडल हो गई, किसी दूसरे तरीके से बन गई, तो ये इररिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। वेयर एज अगर एयरवे की म्यूकोसा जो है दैट इज नॉर्मल, तो हम उसे कहते हैं रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, सो दिस वाज द पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा। नाउ लेट्स सी द क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है दैट एपिसोडिक के फॉर्म में ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत होना, वीजिंग साउंड सुनाई देता है। ठीक है, कफ, चेस्ट टाइटनेस, पर्सन को अपना चेस्ट टाइट फील होगा, और ये सारे जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के। ऑल्सो पर्सन जो होता है उसकी जो वर्सनिंग हो जाती है सिम्टम्स की, ये ज्यादातर नाइट टाइम या फिर अर्ली मॉर्निंग में होती है। इसकी वजह से पर्सन की स्लीप भी डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, और इसमें इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है म्यूकस का प्रोडक्शन कि वो हार्ड हो जाता है टू एक्सपेक्टोरेट। ना ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए अस्थमा एलर्जिक डिसऑर्डर है, अंदर पॉलन ग्रेन्स मान लीजिए चले गए तो बॉडी क्या चाहेगी कि उसको वो रिमूव कर दे जल्दी से जल्दी, और उस वजह से ये सिम्टम्स ऑब्जर्व हो जाते हैं। ठीक है, अस्थमा इन सारी प्रॉब्लम्स जैसे एक्जिमा, अर्टिकेरिया, एलर्जिक राइनाइटिस, जिन सारी चीजों में भी एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जा रही है उन सब में देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन अगर हम पेशेंट का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा रोंकाई। ठीक है, रोंकाई आर साउंड दैट इज हर्ड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। पर्सन जब भी एक्सपायर करेगा तो हमें रोंकाई सुनाई देगा। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ मिलेगा पर्सन में। ठीक है, फ्लेयरिंग देखने को मिल सकती है एलेनेजी में। ठीक है, ये जो मसल होती है एक्सेसरी मसल, उसमें पर्सन जो है वो एक्सेसरी मसल्स का यूज करने लगता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हमें कब मिल सकते हैं? ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट ऑफ अस्थमा। ठीक है, apart from this let's move on and discuss the डायग्नोसिस। ठीक है, कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे पर्सन की। सो ब्लड एग्जामिनेशन करवा सकते हैं हम, जिसमें इयोसिनोफिल काउंट बढ़ा रहेगा। ठीक है, उसके अलावा टोटल सीरम आईजी और स्पेसिफिक सीरम आईजी करवा सकते हैं, ये भी एलिवेटेड रहेगी बिकॉज वी हैव सीन इन द वीडियो इन द स्टार्टिंग ऑफ टुडेज लेक्चर दैट IgE जो है वो एक्टिवेट होती है
एंड आफ्टर दैट ही फर्दर सिम्टम्स आते हैं। स्प्यूटम का इंडक्शन कर सकते हैं हम, स्प्यूटम का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसमें हमें नेबुलाइजर की हेल्प से हम स्पुटम को रिमूव करेंगे एंड आफ्टर दैट उसमें भी नंबर ऑफ इओसिनोफिल बढ़ा रहेगा। ठीक है, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अस्थमा का, ये आपको याद रखना ही रखना है व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग अस्थमा। चेस्ट रेडियोग्राफ की अगर हम बात करें तो जो लंग्स है ना उसमें हाइपर इन्फ्लेशन दिखता है, बिकॉज पर्सन जो है वो सीवियर अस्थमा के केस में सांस जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करेगा, उसको ब्रेथलेसनेस होगी, दैट इज व्हाई हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग इज ऑब्जर्व्ड, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द चेस्ट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन हम लोग करवा सकते हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, अगर उसके साथ कोई और दिक्कत ऑब्जर्व हो रही है देन वी कैन गो फॉर दिस। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रिगरिंग फैक्टर्स को एंड उसके बाद उसके रिमूवल से भी अस्थमा के सिम्टम्स में आराम मिल सकता है। स्किन प्रिक टेस्ट कैन ऑल्सो बी डन, जिससे हमें पता चलेगा दैट पर्सन में सर्टेन चीज के लिए एलर्जी है कि नहीं है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी टू अ पर्टिकुलर एंटीजन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इंजेक्टिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एलर्जन इनटू द स्किन, और वहां पे व्हील या फिर फ्लेयर अपीयर हो जाएगा, या तो रेडनेस हो जाएगी या तो जो अर्टिकेरिया लाइक इरप्शंस होते हैं वो वहां पर देखने को मिल जाते हैं। स्पेसिफिक आईजीई या फिर जो आईजीई है इसकी वजह से हम लोग अस्थमा का पता लगा सकते हैं। ठीक है, सर्टेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, दिस वाज लेफ्ट, सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बेसिकली सीओपीडी, अस्थमा, अक्यूट लिवर फेलियर, ठीक है, एंड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जैसे सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, so friends, this is it about today's session in which we have discussed bronchial asthma, its pathology, the clinical features, differential diagnosis and diagnosis. I hope I have made you all understand. कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा शेयर करूँ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।